चलो देखो 5 टॉपिक हो गए अपने। पहला कौन सा था? रोटेशनल डायनामिक्स। दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तीसरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। चौथा थर्मोडायनामिक्स। पांचवा ऑसिलेशन। छठा जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसमें क्या ना बेटा, डेटा के हिसाब से 120% यही सवाल आते, 120% यही सवाल आते। बहुत ज्यादा फिक्स चीजें हैं, कभी भी डेटा अभी तक वेरी नहीं हुआ। तो ये जो टॉपिक है इतने कर गए ना, 5-6 मार्क इधर फिक्स हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए टॉपिक है। ओके, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है? स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ओके, 4 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, 2 मार्क के लिए भी आएगा, 3 मार्क के लिए भी आएगा। ठीक है, अच्छा बहुत शॉर्ट में लिखेंगे और सिंपल में खत्म करेंगे। पहला, जो प्रोग्रेसिव वेव रहता वो एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी कैरी करता। समझ में आ गया? तो इट ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। बात समझ में आ रही? ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। देखो भाई, 2 तरह के वेव्स रहते, एक प्रोग्रेसिव दूसरा स्टेशनरी। तो वेव्स मतलब क्या? जो एक जगह से दूसरे जगह पे एनर्जी ले जाता विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। तो क्या बोलेंगे आप? सर प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद यह कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा जो प्रोग्रेसिव वेव रहता ये डबली पीरियोडिक रहता। कैसा रहता? डबली पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। 2 बार पीरियोडिक रहता ना, स्पेस में भी पीरियोडिक, टाइम में भी पीरियोडिक। तो क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव इज अ डबली पीरियोडिक फिनोमिनन दैट इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। तो यहां पे लिख देंगे पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम। तो पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम मतलब इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ स्पेस। मतलब हर लैम्बडा के बाद क्रेस्ट रिपीट होता एंड हर कैपिटल टी के बाद भी क्रेस्ट रिपीट होता। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। या बहुत ही ज्यादा टेक्निकली करेक्ट लिखना है तो नीट के बच्चों आप इतना तो आपको आता है, ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। तो जब मीडियम में से वेव जाता तो मास जाता क्या आगे? नहीं, सिर्फ एनर्जी जाती है। दूसरा डबली पीरियोडिक फिनोमेनन है। प्रोग्रेसिव वेव इज डबली पीरियोडिक फिनोमेनन दैट इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। तीसरा क्या बोल रहे हैं? जब प्रोग्रेसिव वेव मीडियम से ट्रेवल करते एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम परफॉर्म SHM। ओके, तो व्हेन प्रोग्रेसिव वेव travels through medium, every particle of medium परफॉर्म SHM। सभी पार्टिकल क्या करते? SHM करते। अच्छा, याद नहीं आ रहा आपको कि भाई क्या प्रॉपर्टीज लिखना है? परफॉर्म्स ओके SHM। तो यहाँ पे इसको सेपरेट पॉइंट बना सकते हो। पीरियोडिक इन स्पेस का मतलब, पीरियोडिक इन टाइम का मतलब, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, अच्छा चौथा पॉइंट, तो ये जो SHM कर रहे हैं, ओके, पीरियड, ऑल पार्टिकल हैव सेम पीरियड। सभी पार्टिकल का पीरियड कैसा रहता? सेम रहता है। ऑल पार्टिकल हैव सेम पीरियड कॉमा एम्पलीट्यूड भी सेम रहता, पीरियड भी सेम रहता, बट डिफर इन फेज। समझ में आ रहा है? डिफर इन फेज अलग अलग रहता बेटा। क्रेस्ट और ट्रफ आउट ऑफ फेज रहते, क्रेस्ट और ट्रफ आउट ऑफ फेज रहते। ओके, उसके बाद इट इज ऑफ 2 टाइप। प्रोग्रेसिव वेव के 2 टाइप रहते। कौन कौन से? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव एंड दूसरा कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। बात समझ आ रही? लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। ओके, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है,
छठे प्रॉपर्टी में मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन लिख लूंगा, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन लिख लूंगा। ओके, समझा देता हूं मैं। और सातवें पॉइंट में क्या कर दूंगा मैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन लिख लूंगा, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन लिख लूंगा। और अगर 4 मार्क के लिए, जिसके चांसेस कम है, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क के लिए आएगा ये, ओके, 4 मार्क के लिए पूछ लेता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 8वां एक पॉइंट ऐड कर देंगे हम, क्या बोलेंगे कि भाई फॉर प्रोपगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव अगर प्रोपगेट होना है तो मीडियम शुड हैव, मीडियम के पास होना क्या चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, कुछ याद आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। ठीक है, सारे आंसर को ढंग से समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। इतनी इंफॉर्मेशन कम से कम दिमाग में इंस्टॉल होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। पहली प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्स वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। जैसे पानी में पत्थर डाला, वेव्स आगे जा रहा है तो एनर्जी और मोमेंटम आगे जा रहा है लेकिन मास आगे नहीं जा रहा। दूसरा, ट्रांसवर्स वेव इज डबली पीरियोडिक फिनोमेनॉन, दैट इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। यहां पे ये भी लिख सकते हो, ट्रांसवर्स वेव रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ स्पेस, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक इन स्पेस। सेपरेट पॉइंट दे सकते हो इसको, ट्रांसवर्स वेव रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक इन टाइम। याद नहीं आ रहा तो वो भी थ्योरी में लिख सकते हो। उसके बाद, व्हेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल्स थ्रू मीडियम एवरी पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम। अच्छा देखो, सिंपल सी चीज है, प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन लिख सकते हो तुम, द वेव्स व्हिच कंटिन्यूअसली एडवांस, मतलब आगे आगे जा रहा है, द वेव व्हिच कंटिन्यूअसली एडवांस इन गिवन मीडियम and particle of medium perform SHM, particle of medium perform SHM, it is called as simple harmonic progressive wave या simply progressive wave। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या लिखा, अब SHM कर रहा तो सभी SHM का क्या क्या सेम है, सभी SHM का एम्पलीट्यूड सेम है, पीरियड सेम है, लेकिन फेज अलग अलग है, फेज अलग अलग है। जो पार्टिकल आगे है वो फेज में पीछे है, जो पार्टिकल आगे है वो फेज में पीछे, बिकॉज पहले एनर्जी इसके पास पहुंची, ये ऊपर तक चला गया, जब ये ऊपर तक चला गया तो दूसरे के पास एनर्जी पहुंची, तो जो पार्टिकल आगे है वो फेज में पीछे। अच्छा, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके कितने टाइप है, 2। कौन कौन से, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। ट्रांसवर्स हर सबको आता, द पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव आगे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहा तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, जैसे कि साउंड वेव्स। एंड वेव्स आगे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहा तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल सेम रहे तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। तो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सुनो, द प्रोग्रेसिव वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। लॉन्जिट्यूडिनल में क्या करना है, परपेंडिकुलर को रिप्लेस करना है पैरेलल से। The progressive waves in which particle of medium oscillate parallel to direction of wave, that is called as longitudinal progressive wave। and अगर मीडियम से प्रोग्रेसिव वेव जाना है तो मीडियम में चाहिए इलास्टिसिटी और इनर्शिया, जैसे इलास्टिसिटी होगी तभी पार्टिकल ऑसिलेट होंगे। एंड जब पत्थर डाला पानी में हम, वेव्स चले गए तो पानी पहले का शेप रिगेन कर लेगा, तो उसके पास क्या चाहिए, इनर्शिया। ठीक है, होप सारी चीजें क्लियर हो गई। इतना सारा डेटा आपको लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 मार्क के लिए आएगा, कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो, समझ में आ गया। 3 मार्क के लिए आ गया 6 पॉइंट, 4 मार्क के लिए आ गया 8 पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन है वेव का, ये इक्वेशन का वेव है इन एसआई यूनिट, फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। देखो 2 मार्क या 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। यहां गलती क्या करते हो आप, इसको नहीं देखते। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो, सेम प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा। गिवन इक्वेशन, बताओ बेटा गिवन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई स्मॉल t बाय 0.08 माइनस x बाय 0.8 इन SI यूनिट। सारी चीजें किसमें, SI यूनिट में। देखो बेटा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव क्या रहता, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा, ऐसे रहता। लेकिन यहां क्या दिख रहा, 4 पाई, तो हमें सिर्फ 2 पाई रखना है,
तो 4 को क्या लिखता मैं 2 इंटू 2, जो 2 बच जाता उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता। तो क्या हो जाता है इक्वेशन फिर y इज इक्वल टू 0.2 साइन 2 पाई। बात को समझो, साइन 2 पाई बचा क्या 2 को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाता स्मॉल t बाय 0.04। समझा कि नहीं? 2 कहाँ गया बोलो मत, 2 से वो कैंसिल हो गया। अच्छा इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा x बाय 0.4। समझे कि नहीं? तो अब इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके तो बाय कंपैरिजन अपनी कहानी बन जाएगी। बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमसे क्या क्या पूछा है देखो, पहले तो वेवलेंथ पूछा है। वेवलेंथ कहाँ है भाई, x के नीचे जो है वो वेवलेंथ है, तो x के नीचे जो है वो वेवलेंथ है, तो लैम्बडा कितना हो गया, लैम्बडा विल बी 0.4 मीटर। क्यों भाई, बिकॉज बोल रहा है कौन सा यूनिट है, SI यूनिट है। अच्छा और क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी। देखो स्मॉल t बाय कैपिटल T के नीचे जो है वो कैपिटल T होगा, तो बेटा कैपिटल T बाय कंपैरिजन कितना हो गया 0.04। अब मुझे पता है कैपिटल T की जगह मैं 1/f रख सकता। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इज इक्वल टू 0.04। इस हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल बी 1/0.04। तो बेटा इसको 100/4 लिखूं क्या, 100/4 तो कितना हो जाएगा 25 हर्ट्ज। ठीक है। अच्छा अब तीसरा और क्या पूछा भाई, एम्पलीट्यूड। तो बेटा एम्पलीट्यूड तो सीधे सीधे आएगा, यहाँ पे जो है वो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एम्पलीट्यूड इज 0.2 मीटर डिस्टेंस में। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके ये एम्पलीट्यूड आ गया, ये सारे आंसर हो गए इसके। देखो 25 हर्ट्ज, 0.4 मीटर एंड 0.2 मीटर। तो मेक श्योर करना कि ये इक्वेशन का फॉर्म हमें याद रहे, स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा। ओके चलो आगे चलते हैं। ये देखो क्या पूछ रहे हैं। अच्छा अगर आपको याद है मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, डेल्टा फाई बाय 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय कैपिटल T इज इक्वल टू डेल्टा x बाय लैम्बडा। कुछ याद आ रहा है? दिस इज फेज डिफरेंस, दिस इज टाइम डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस। ओके फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है। अच्छा अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, जरा ध्यान देना बेटा क्या बोल रहा है कि अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 500 हर्ट्ज। ये काफी फेमस सवाल है। ट्रैवलिंग विथ स्पीड कितनी है, v इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकंड। ठीक है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट एट सर्टेन पॉइंट एट टाइम्स 1 मिलीसेकंड अपार्ट, 1 मिलीसेकंड अपार्ट। तो 1 मिलीसेकंड मतलब वो टाइम डिफरेंस है। तो अगर पहला सवाल ए, इफ जरा ध्यान देना बेटा, डेल्टा टी 1 मिलीसेकंड है, अगर टाइम डिफरेंस 1 मिलीसेकंड है तो हमें इसका क्या बताना है, फेज डिफरेंस। क्या बताना है, फेज डिफरेंस। तो हमें डेल्टा फाई बताना होगा, ठीक है। अच्छा जो डेटा दिया गया है फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, उससे वेवलेंथ पता कर सकते हैं। कैसे, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये सबको आता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा सभी वेव्स के लिए वैलिड है। v कितना है 350, फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, वेवलेंथ पता कर लेंगे। तो 0 0 कैंसिल, 5 7 जा 75, 5 10 जा 50, तो लैम्बडा कितना हो जाएगा 0.7 मीटर। लैम्बडा कितना हो जाएगा 0.7 मीटर। दिया क्या है और पूछा क्या है, ए बीट में टाइम डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ओके तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय टी। ओके अच्छा डेल्टा फाई पता करना है, 2 पाई गिवन डेटा है, इज इक्वल टू डेल्टा टी कितना है 1 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड मतलब 1 इंटू 10⁻³ सेकंड इंटू बेटा 1/t की जगह f रख देता हूं, हो जाएगा अपना काम। 1/t इज f है हमारे पास, f कितना है 500। ओके तो डेल्टा फाई तो आ गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई इधर ले जाओ, 2 पाई इंटू 10⁻³ इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, तो 500 दूने 1000 इसके साथ कैंसिल, तो बचा कितना पाई रेडियन। आंसर कितना आ गया पाई रेडियन। चेक कर लेते हैं, देखो पाई रेडियन कितना स्मूथली आंसर आ गया। ओके अच्छा अब दूसरा बीट क्या पूछता है,
दूसरा पीस पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मतलब रिलेटेड विथ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब जो बी बीट है बेटा वो पूछ रहा है कि भाई पाथ डिफरेंस कितना होगा, किसके लिए, 45 डिग्री आउट ऑफ फेज, जिसका फेज डिफरेंस कितना है 45 डिग्री है। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, अरे इतना तो सबको आता है। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, मतलब फाई दिया एक्स पूछा तो कौन सा रिलेशन यूज करो, ये वाला। ठीक है, बोलो फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला कुछ यूं होगा, डेल्टा फाई बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा। तो डेल्टा फाई पता करना है, डेल्टा फाई दिया है सॉरी, पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बताना है, लैम्बडा हमने पता कर लिया 0.7। तो बेटा ये पाई से पाई कैंसिल, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0.7 ऊपर आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी 0.7 बाय 8, मतलब ये क्या हो जाएगा 70 बाय 80, 70 बाय, सही है ना, हाँ पॉइंट शिफ्ट किया ना, ये इधर गया तो ये भी इधर जाएगा, 0.7 बाय 8, अच्छा 7 बाय 80, यस 7 बाय 80 बिल्कुल सही, 7 बाय 80 ऐसे कुछ आंसर आना चाहिए। तो ये देखो ये आ रहा है मीटर में, ओके, तो इसको कर लेंगे पॉइंट में ही कर लेंगे, ठीक है, तो पॉइंट में करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 0.7 बाय 800 फिर 800 तो 70 हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा तो 80 80 64, 8 हो जाएगा, 64 मतलब 70, कितने बचे 6, 60 हो जाएगा, 60 मतलब 80 सती 56, तो 0.087 मीटर, 0.087 मीटर, सही है। तो रिलेशन कौन सा यूज होगा, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का। तो ये भी काफी फेमस सवाल है, ये आपको वेव ऑप्टिक्स में भी आता है, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, चलो आगे चलते भाई, ये देखो कितनी बार सवाल आया, देखो कितनी बार, मतलब लिटरली। तो एक ही एक्सप्रेशन में 3 सवाल सॉल्व करेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंटी नोड एंड नोड एंटी नोड एंड नोड 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 एंटी नोड, कुछ भी सवाल पूछता है समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बाय एनालिटिकल मेथड, ये एक सवाल है। शो द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव विथ डायग्रामेटिकली, देखो हाँ ये एक बार आया था। व्हाट आर नोड्स एंड एंटी नोड्स, फिर शो दैट दे ऑकर अल्टरनेटिवली एंड डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड और एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2, ये भी पूछ चुका है। एक्सप्लेन एनालिटिकली फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, देखो फिर से वही है, व्हाई इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स क्यों बोलते हैं उसको, शो दैट नोड एंड एंटी नोड आर इक्वली स्पेस, ठीक है। फिर क्या आया, एक्सप्लेन एनालिटिकली हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म, देखो सवाल कैसे कैसे पूछ रहा है। देन क्या पूछा, हेंस शो दैट डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, कुछ याद आ रहा है, लैम्डा बाय 4, ओके। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बाय एनालिटिकल मेथड, शो दैट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वली स्पेस इन अ स्टेशनरी वेव्स, 4 मार्क के लिए। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एज इट इज क्वेश्चन इस साल भी आ जाएगा, ओके। आगे बढ़ते, देखो और एक बार है, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। इसको हम, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, पहले ये समझा देता हूं मैं आपको। इसमें ना 3 आंसर लिखने हैं हमें। पहला, मैं आपको स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन समझा देता हूं, ध्यान से सुनो, इसको डिटेल में लेंगे। अगर एक ही एक्सप्रेशन करके जाना है इस टॉपिक से तो ये करके जाएंगे, ओके। तो स्टेशनरी वेव्स किसको बोलेंगे, डेफिनेशन सुनो, स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन, स्टेशनरी वेव्स। तो बेटा याद रखो, जब 2 एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स एक ही पाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से, एंड जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा उसको बोलेंगे स्टेशनरी वेव्स। जरा ध्यान देना, मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, ओके। अब मैंने क्या किया, इससे एक रस्सी बांध दी ऐसे करके, ओके, और इसको मैंने जर्क किया, जर्क किया तो एक प्रोग्रेसिव वेव्स हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिव वेव कैसे होगा, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, तो ये जाने वाला वेव है, इंसिडेंट वेव है, ठीक है। अच्छा, तो
तो अब क्या होगा बेटा, देखो यहां का क्रेस्ट, यहां का ट्रफ रिफ्लेक्शन के बाद क्रेस्ट बन जाएगा, तो जो वापस आने वाला वेव्स है वो ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये एक जाने वाला वेव्स है, ये एक आने वाला वेव्स है, तो जो वेव जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद वही वेव वापस आएगा, तो ये दोनों वेव्स कैसे एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो डेफिनेशन कैसे बनती सुनो, व्हेन टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, दोनों ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव traveling along same path but in opposite direction, when two exactly identical progressive wave, identical मतलब एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, पीरियड सेम, सब कुछ सेम, ट्रेवलिंग अलोंग सेम पाथ पे चढ़े, बट इन अपोजिट डायरेक्शन interfere with each other by superposition principle. Okay, superposition principle क्या रहता, when two or more wave arrive at a point of medium simultaneously, then each wave produce its own displacement independent of the other. The resultant displacement obtained in the form of, या फिर resultant displacement is vector sum of displacement due to each wave. दो या दो से ज्यादा वेव्स आते, बहुत बार पढ़ा है मैंने, समझ में आया। तो by superposition principle, interfere with each other by superposition principle, the resultant wave obtained in the form of loop, loop दिख रहे हैं आपको, in the form of loops called as stationary waves, उसको क्या बोलेंगे, stationary wave। कमान बोलो क्या लिखा है, when two exactly identical progressive wave, ये येलो वाला भी प्रोग्रेसिव वेव है, ब्लू वाला भी प्रोग्रेसिव है, दोनों आइडेंटिकल, एक जा रहा है एक आ रहा है, हाँ कम ऑन, traveling along the same path but in opposite direction interfere with each other by superposition principle, the resultant wave obtained in the form of loops is called as stationary wave। इसको क्या बोलेंगे, stationary waves। ओके, अब ये जो जाने वाला वेव्स है इसको मैं बोल देता हूं y1, और जो आने वाला वेव्स है इसको मैं बोल देता हूं y2। अब यहां से आंसर शुरू होता बेटा, एनालिटिकल मेथड फॉर स्टेशनरी वेव, ये सभी आंसर का पार्ट है, जितने भी सवाल पूछे गए हैं सब में एक चीज कॉमन है कि भाई एनालिटिकल मेथड बताओ स्टेशनरी वेव्स बनने की, ठीक है। अच्छा बेटा, अब सबको याद है तो एक बात बताओ, क्या ये ऐसा वेव रहता y1, a sin ओमेगा t माइनस kx, समझे, इस पे भी सवाल पूछा गया है, बताओ ये इक्वेशन किधर जा रहा, पॉजिटिव के निगेटिव, उसके लिए शॉर्टकट समझाया था मैंने, दोनों का साइन सेम तो निगेटिव डायरेक्शन, दोनों का साइन अपोजिट तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहां जो लिखा होता वो डायरेक्शन। अब ये वेव कहां जा रहा, पॉजिटिव एक्स में, क्योंकि दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट, ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ पे एक्स लिखा है तो किधर जा रहा है, ये पॉजिटिव में, दोनों का साइन सेम रहता तो निगेटिव डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, येलो वाले का इक्वेशन बोलो, y2 इज इक्वल टू a, बेटा क्या रिफ्लेक्शन से एम्पलीट्यूड बदला, नहीं, a साइन फ्रीक्वेंसी बदली, नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया ना, एक वेव जा रहा है एक आ रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव, क्यों सर, दोनों प्लस है, और दोनों माइनस होते तब भी निगेटिव, एक प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, तो किधर जा रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, ये दोनों वेव्स है। तो आफ्टर सुपरपोजिशन बताओ बेटा, सुपरपोजिशन के बाद नेट वेव जो मिलेगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू रखो, a sin ओमेगा t माइनस kx,
प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कोई बड़ी बात है क्या रे? नहीं, सिंपल सी चीज है, उसको ना बेटा हम एक्सपांड करते जा रहे। जाने वाला वेव्स कौन सा है बोलो, जाने वाला वेव्स कौन सा है बोलो जल्दी। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, आने वाला प्लस के एक्स, सुपर पोजिशन से दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा अब सुनाओ, दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू ए कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बेटा यहां ना ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। मैं क्या करता हूं, इसको c बोल देता हूं और इसको d बोल देता हूं। कुछ याद आ रहा है? तो अब यहां फॉर्मूला लगेगा किसका, साइन ऑफ c प्लस d का। यूज बोलो साइन c प्लस साइन d, हाँ बोलो रे, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। चलो ये फॉर्मूला यहां लगाओ, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये a का a, अंदर क्या आएगा 2, ये c है ये d है, तो साइन हाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाय 2, सिंपल है, c प्लस डी बाय 2 इंटू हाँ कॉस c माइनस डी ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस किया तो माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस से ब्रैकेट खुल जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2। ओके तो बेटा ये और ये कैंसिल, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल। तो जरा ध्यान देना बेटा, ये ऐसे दिखेगा y इज इक्वल टू ए, 2 सामने ले लेता हूं मैं तो 2a हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, 2 2 कैंसिल। अच्छा यहाँ क्या होगा भाई, देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस कैंसिल, माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स, 2 2 कैंसिल, तो माइनस के एक्स एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो यहां लिख देता हूं मैं कॉस के एक्स। कुछ दिमाग में घुसा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, ऊपर नीचे 2 2 कैंसिल, माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स, 2 2 कैंसिल, माइनस डाइजेस्ट कर लेगा कॉस। तो इसको प्रॉपर अगर मैं लिखूंगा तो y इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ओके अच्छा पुट, ध्यान से सुनना बेटा, इसके जगह हम r रखेंगे, r इज एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, पुट 2a cos kx इज इक्वल टू r, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t। जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में x एब्सेंट है, जो क्या बता रहा है कि वेव एनर्जी ट्रेवल नहीं करवाता। समझ आ रहा है? तो यहां पे आधा मार्क इस स्टेटमेंट को रहेगा, दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन टर्म ऑफ x इज एब्सेंट, x की टर्म कैसी है, एब्सेंट, विच शोज इट इज स्टेशनरी वेव। ये क्या बताता है कि ये कौन सा वेव है, स्टेशनरी वेव। तो बेटा यहाँ पे एनालिटिकल ट्रीटमेंट हो गया खत्म। समझ आ गया? ये जो सवाल पूछ रहा था ना, हर सवाल में क्या था, एनालिटिकली शो करो, एनालिटिकली शो करो। तो ये जो 4 मार्क के लिए अगर आया तो 2.5 मार्क यहाँ पे हो गया अपना काम, एनालिटिकल ट्रीटमेंट का। ओके, स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, आंसर यहाँ से शुरू होगा। ये हमने वेव्स बना लिए, उसको एनालिटिकली मिक्स किया, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और अपना काम हो गया। अब सवाल आके टिकता है नोड और एंटी नोड पे। ठीक है, देखो बेटा, ये जो पॉइंट बनते हैं इसको बोलते हैं नोड। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। तो एंटी नोड कौन से पॉइंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के, और नोड कौन से पॉइंट है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नोड और एंटी नोड पे। फिर एक बार स्टेशनरी वेव समझ गए, इसी से ये सवाल आ जाएगा, इसी से ये सवाल आ जाएगा। जरा ध्यान देना बेटा। ओके, तो दोनों मैं आपको पैरेलल करवा देता हूं, नोड एंड एंटी नोड। ओके, यहां पे मैं करवा देता हूं आपको नोड एंड यहां पे मैं करवा देता हूं आपको एंटी नोड। ओके, थोड़ा सा स्लो में मैं आपको
ओरली डेफिनेशंस बताऊंगा, बिकॉज लिखते चलेंगे आगे, बहुत सारे एक्सप्रेशन करना है, बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। नोड में क्या लिखना है? द पॉइंट इन अ स्टेशनरी वेव्स हैविंग मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज नोड। उसको क्या बोलेंगे? नोड। तो एट नोड r इज इक्वल टू 0, एट नोड r इज इक्वल टू 0। यहां क्या लिखना है? द पॉइंट इन अ स्टेशनरी वेव which vibrate with maximum amplitude is called as antinode. तो at antinode r is equal to plus or minus 2a, because दोनों क्रेस्ट है या दोनों ट्रफ है। एंटीनोड पे 2a, नोड पे 0। देखो ना यहाँ पे नोड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। नोड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। ये नोड के पॉइंट है। एंड एंटीनोड पे इसका है कितना? 2a। एंटीनोड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2a। अच्छा, r क्या है हमारे पास? सर r तो ये है 2a cos kx, 2a cos kx। तो बेटा दोनों में वैल्यू रखेंगे, देयरफॉर 2a cos kx इज इक्वल टू 0। तो यहां भी 2a cos kx इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे 2a cos kx इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो रखो। क्या है यहाँ पे? प्लस और माइनस 2a। r के जगह वैल्यू रखी, r के जगह वैल्यू रखी। अच्छा, तो क्या हो जाएगा फिर? cos 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू x इज इक्वल टू 0 बाई 2a। तो सर ये k अचानक क्या होगा? k एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्बडा, k के जगह क्या रख सकते हैं? 2 पाई बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2a बाय 2a। समझ रहे हो कि नहीं? k की जगह क्या रख दिया? 2 पाई बाय लैम्बडा। तो बेटा ये 2a कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां देखो 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस 1, और यहां देखो 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 0, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ 0। ये जो कॉस है उधर ले जाओ, कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ 0। समझ में आ रहा है? हल्का हल्का करो, कीप इट वेरी सिंपल। cos इधर चला गया cos इनवर्स, cos इधर चला गया cos इनवर्स। अच्छा एक बात बताओ, तो ये 2 पाई x बाय लैम्बडा cos इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0, cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज पाई, 0 पाई, फिर उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 3 पाई, ऐसे करके क्या आएगा? p पाई। क्या आएगा? p पाई। तो फेज डिफरेंस अगर p पाई है तो वहां क्या रहेगा? एंटीनोड। क्या रहेगा? एंटीनोड, वेयर p इज 0 1 2 डॉट 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 ऐसे करके। ओके, अच्छा तो यहां पे 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0 पाई बाय 2। क्या? पाई बाय 2। पाई बाय 2 के बाद क्या आएगा? 3 पाई बाय 2, उसके बाद क्या आएगा? 5 पाई बाय 2, उसके बाद क्या आएगा? 7 पाई बाय 2। तो ऐसे करके 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, जनरल फॉर्मूला 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, वेयर p इज 0 1 2 डॉट 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 डॉट। हाँ, 0 से शुरू कर रहे हैं अपन p, तो 0 रखो, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1। अगर माइनस रखेंगे तो 0 से नहीं 1 से शुरू होता, अगर वहां पे माइनस रखेंगे तो 1 से शुरू होता, बिकॉज p की वैल्यू हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना। तो जो ऑड नंबर आते 2p प्लस 1 भी होते, 2p माइनस 1 भी होते, तो जो 0 से शुरू होता तो 2p प्लस 1 रखना पड़ता। अगर आपने 2p माइनस 1 रख दिया तो देखो ना यहाँ पे 0 रखो, 0 माइनस 1 तो माइनस पाई बाय 2 आ जाता, तो गलत हो जाता, ठीक है ना। अच्छा तो अब क्या हो जाता? देखो x इज इक्वल टू क्या बनता? x इज इक्वल टू, देखो ये होता, देखो एक चीज करते अपन, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा लेते, कोई टेंशन की बात नहीं है, ध्यान से सुनना। तो अब ये देखो 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू p पाई, और यहां पे 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 2p प्लस 1 पाई बाय 2। तो बेटा होगा क्या? देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल। तो जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल टू p लैम्बडा बाय 2, समझे? p लैम्बडा बाय 2, और यहां पे x क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 2p प्लस 1, लैम्बडा ऊपर 2 नीचे, लैम्बडा बाय 4। ये जनरल कंडीशन बनेगी किसके लिए? नोड के लिए। और ये जनरल कंडीशन बनेगी किसके लिए? एंटी नोड के लिए।
एंटी नोड के लिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके अब नोड और एंटी नोड, देखो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत बड़ी बात है नहीं, ध्यान से सुनो। नोड की कंडीशन रख दी, एंटी नोड की रख दी, उसको सॉल्व करते गए। अब पी लैम्बडा का लॉजिक यूज किया तो ये आया डिस्टेंस ऑफ एंटी नोड, ये आया डिस्टेंस ऑफ नोड। ओके ठीक है। अब इसमें एक चीज आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो यहां तक कर लो, कहानी खत्म करो, बिकॉज 4 मार्क का जो सवाल है उसमें 3 मार्क यहां तक मिल जाएंगे। आगे का अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ दो उसको, आगे के सवाल पे चले जाओ, जो आ रहा वो करो, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। तो अब यहाँ पे क्या आया, x इज इक्वल टू पी लैम्बडा बाई 2, इसी स्लाइड को कंसीडर आगे कंटिन्यू करेंगे, x इज इक्वल टू पी लैम्बडा बाई 2, और इधर क्या आया, x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 लैम्बडा बाय 4। अब ध्यान से सुनो, डिस्टेंस ऑफ एंटी नोड्स, एंटी नोड के डिस्टेंस, ओके इस साइड में हम एंटी नोड सॉल्व कर रहे हैं, यस। तो p के वैल्यूज रखो, पहले 0 रखो, 0 इंटू लैम्बडा बाई 2 मतलब 0, 1 रखो लैम्बडा बाई 2, 2 रखो लैम्बडा, 3 रखो 3 लैम्बडा बाई 2। तो इन सारे डिस्टेंस पे क्या होंगे, एंटी नोड। अच्छा तो अब डिस्टेंस ऑफ नोड, डिस्टेंस ऑफ नोड, ध्यान से देखना बेटा, p के जगह वैल्यू रखने पड़ेंगे, 0 रखो, 0 प्लस 1 1, तो क्या होगा लैम्बडा बाय 4, 1 रखो, 2 इंटू 1 3 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 2 रखो 5 लैम्बडा बाय 4, उसके बाद 7 लैम्बडा बाय 4। तो इन डिस्टेंस पे क्या होंगे, नोड होंगे। वेरीफाई कर लेते हैं, डिस्टेंस इधर से ही गिनोगे ना, तो यहां कितना है डिस्टेंस, 0, 0 पे क्या है, एंटी नोड, 0 पे क्या है, एंटी नोड। थोड़ा आगे चलो, कितना, लैम्बडा बाय 4, तो क्या आ गया, नोड, क्या आ गया, नोड। और लैम्बडा बाय 4 आगे चलो, लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा बाय 2 पे क्या आ गया, एंटी नोड। तो 0 पे एंटी नोड, 0 के बाद लैम्बडा बाय 2 पे एंटी नोड, लैम्बडा बाय 2 पे एंटी नोड, और लैम्बडा बाय 2 पे एंटी नोड, और लैम्बडा बाय 2 पे एंटी नोड। 0 के बाद लैम्बडा बाय 4 पे नोड, 3 लैम्बडा बाय 4 पे फिर नोड, 5 लैम्बडा बाय 4 पे नोड। समझ में आ गया, मतलब जरा ध्यान देना बेटा, 0 पे क्या बना सर, 0 पे बना नोड, 0 पे बना एंटी नोड, सॉरी 0 पे बना एंटी नोड, x इज इक्वल टू 0 पे क्या बना, एंटी नोड। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना, लैम्बडा बाय 4, तो लैम्बडा बाय 4 पे क्या बना, नोड। और बेटा यहां से यहां तक गए तो डिस्टेंस कितना, लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा बाय 2 पे फिर क्या बना, एंटी नोड। तो जरा सोच के बताओ, एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2, और नोड टू नोड डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2, एंड एंटी नोड टू नोड डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 4। ठीक है, अब जो भी सवाल पूछा है, देखो एक बार क्या पूछा है, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, तो वो लिखना पड़ेगा उसके नीचे। एक बार क्या पूछा है, देखो नोड और एडजस्ट एंटी नोड का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4, तो ये दोनों चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो अब यहां पे हम प्रूफ करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ नोड टू नोड, दो नोड के बीच का डिस्टेंस, दो नोड के बीच का डिस्टेंस, तो इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो, क्या हो जाएगा, 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4, तो बेस सेम है बेटा, 2 लैम्बडा, तो कितना आ गया, लैम्बडा बाय 2। ये एक चीज हो गई, ये एक चीज हो गई। इसमें क्या प्रूफ किया हमने, नोड टू नोड डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2। अच्छा, व्हाट अबाउट डिस्टेंस ऑफ एंटी नोड टू एंटी नोड, बोलो एक एंटी नोड कहाँ है, लैम्बडा बाय 2 पे, माइनस 0, तो कितना आ गया, लैम्बडा बाय 2। तो दोनों एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2। ये क्या प्रूफ करता है कि नोड एंड एंटी नोड आर इक्वली स्पेस, इक्वली स्पेस। ओके, अच्छा तीसरी चीज क्या प्रूफ कर लेंगे कि तीसरी चीज डिस्टेंस ऑफ नोड टू एंटी नोड, नोड टू एंटी नोड, तो 0 पे क्या है, एंटी नोड, 0 के बाद लैम्बडा बाय 4 पे क्या है, नोड, तो क्या करेंगे, लैम्बडा बाय 4 माइनस 0, तो क्या आ गया, लैम्बडा बाय 4। तो या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, तो इसके लिए क्या है, यहां से यहां तक के लिए ये स्लाइड और ये स्लाइड के लिए आधा मार्क है, तो हटाओ इसको, अगर कंफर्म आता है तो करो, नहीं तो एनालिटिकल मेथड पे सवाल खत्म करो।
समझ में आ गया? ये सारी चीजें प्रूफ हो गई। एंड ये सारी चीजें क्या है? इक्वली स्पेस। अब देखो ना यहाँ से ये डायग्राम देख लो और समझ लो। एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड इक्वली स्पेस है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, दो एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 और नोड और एंटी नोड के बीच का लैम्बडा बाय 4। ठीक है? अच्छा, यही चीजें हम यूज करेंगे स्टेशनरी वेव्स में। जरा देखो यहाँ स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन लिखी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। इसको हम 3 मार्क का कंसीडर करके सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 4 मार्क का कंसीडर करते हैं तो 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, डेफिनेशन जो लिखवा दी मैंने पहले। व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव traveling along same path in opposite direction interfere each other by superposition principle, resultant wave obtained in the form of loops called stationary waves. दूसरा point, stationary wave is also doubly periodic. Stationary wave is also doubly periodic, periodic in space and periodic in time. ये भी क्या है? doubly periodic है। ओके, तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखता बेटा, ध्यान से सुनो। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड इज लैम्बडा बाय 2। हमें तो प्रॉपर्टीज लिखनी है। चौथा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 2। पांचवा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4। पांचवा पॉइंट, नोड एंड एंटी नोड आर अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस, अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस। ठीक है? अच्छा, छठा पॉइंट क्या लिख सकते हो? डेफिनेशन ऑफ नोड, डेफिनेशन ऑफ नोड क्या है भाई? द पॉइंट इन स्टेशनरी वेव व्हिच वाइब्रेट विद मिनिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज नोड। सातवां पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ एंटी नोड, definition of antinode, the point which vibrate with maximum amplitude is called as antinode. आठवां point, stationary waves do not carry energy, stationary waves do not carry energy, एनर्जी कैरी करते हैं क्या? नहीं, do not carry energy। बात समझ में आ रही है? नौवां पॉइंट, all particles in same loop, all particle in सेम लूप आर इन फेस। बात को समझो, ऑल पार्टिकल इन द सेम लूप आर इन फेस। ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये लूप ऊपर जा रहा ना तो सभी पार्टिकल ऊपर जा रहे, तो एक लूप के सभी पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे तो इन फेज है। अब ये ऊपर जा रहे तो ये नीचे आएंगे, ये ऐसे होता स्टेशनरी वेव्स। समझ में आ रहा? तो एक लूप के सभी पार्टिकल्स क्या है? इन फेज। अच्छा, 10वां पॉइंट, एडजेसेंट लूप के सभी पार्टिकल, एडजेसेंट लूप के जो पार्टिकल है वो क्या है? आउट ऑफ फेज। एडजेसेंट लूप के जो पार्टिकल है वो क्या है? आउट ऑफ फेज। 11वां पॉइंट, जो सभी पार्टिकल्स रहते वो एसएचएम करते, जिसका एम्पलीट्यूड अलग अलग रहता लेकिन पीरियड सेम रहता, एम्पलीट्यूड अलग अलग रहता लेकिन पीरियड सेम रहता। ओके, यहां तक बस है भाई, इससे ज्यादा क्या लिखेंगे? खत्म है। और बहुत आता लेकिन बस करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो पहले क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। कम ऑन। व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव traveling along same path but in opposite direction interfere with each other by superposition principle, resultant wave obtained in the form of loops, that is called as stationary waves. stationary waves doubly periodic है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, दो एंटी नोड के डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, नोड एंटी नोड का लैम्बडा बाय 4, नोड एंटी नोड अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस रहते। डेफिनेशन ऑफ नोड, पॉइंट वाइब्रेट विद मिनिमम एम्पलीट्यूड कॉल्ड नोड, पॉइंट वाइब्रेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कॉल्ड एंटी नोड। स्टेशनरी वेव एनर्जी कैरी नहीं करते, ऑल पार्टिकल एक लूप के सेम फेज, एडजेसेंट लूप के आउट ऑफ फेज। स्टेशनरी वेव के सभी पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते लेकिन पीरियड कैसे रहता? सेम रहता। नोड को प्रेशर एंटी नोड बोलते, एंटी नोड को प्रेशर नोड बोलते। नोड पे क्या रहता? प्रेशर चेंज मैक्सिमम रहता, प्रेशर चेंज मैक्सिमम रहता, एंटी नोड पे प्रेशर चेंज मिनिमम रहता। तो नोड का दूसरा नाम प्रेशर एंटी नोड, एंटी नोड का दूसरा नाम प्रेशर नोड। ठीक है? तो 4, 5, 6 पॉइंट इसके लिखना रहता, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक स्टेशनरी वेव्स के। अब आ गया हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स का कंसेप्ट। ओके, ये जिस साल सवाल आया था
एक भी बच्चे को फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क्स नहीं थे, बिकॉज ये लिखने ही नहीं आया क्या लिखना है। बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स किसको बोलेंगे? क्या रहता बेटा, जब मैं ये टेबल बजाऊंगा तो एक आवाज आता, कुर्सी बजाऊंगा तो अलग आवाज आता। समझ आ रहा है? मतलब टेबल के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होने की प्रॉपर्टी है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट होता है एंड उसके इंटीग्रल मल्टीपल, उसको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक्स। ओके, ध्यान से सुनो। ऑल ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे बोलो, द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, द लोवेस्ट पॉसिबल frequency of any object, object like string, pipe, ये सारे जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता, the lowest possible frequency of any object is called fundamental frequency। उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल पेपर लिख रहे हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन यहां से शुरू होती है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। उसको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक्स। बात को समझो, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहती, कम से कम फ्रीक्वेंसी, और उसके इंटीग्रल मल्टीपल, उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स। ओके, अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या है? ओवरटोन। क्या है? ओवरटोन। पहला टोन कहां बनता? द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद की नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओवरटोन, इज कॉल्ड ओवरटोन। जैसे कि बेटा बात को समझो, अगर आप पाइप ओपन एट बोथ एंड की बात करेंगे, पाइप ओपन एट बोथ एंड, अच्छा यहां पे आपका आंसर खत्म हो गया, यहां पे आपका आंसर खत्म हो गया, इतना अगर आपने रटा है तो आंसर खत्म। ये कंसेप्ट समझा रहा मैं आपको। पाइप ओपन एट बोथ एंड की अगर बात कर रहे हैं, जैसे अभी 2 मिनट के बाद एक्सप्रेशन करेंगे हम, पाइप का भी करेंगे, स्ट्रिंग का भी करेंगे, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, दोनों को करेंगे, बिकॉज 3 एक्सपेरिमेंट से एक हर साल रहता, तीनों में से एक हर साल रहता। ओके, तो पाइप ओपन एट बोथ एंड में फ्रीक्वेंसीज कैसे रहती? n, 2n, 3n, 4n, ऐसे करके फ्रीक्वेंसीज रहती। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये हो गई तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई ये? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे कम जो है इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। इसका डबल, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड हार्मोनिक। इसका ट्रिपल, इसको क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ हार्मोनिक। तो ये हार्मोनिक्स हो गए, ये हार्मोनिक्स हो गए। क्या? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल आर कॉल्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को पहला हार्मोनिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गए हार्मोनिक्स। अच्छा, ओवरटोन किसको बोलेंगे? नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद ये है, तो बेटा इसको बोला जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोला जाएगा? फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या हो गया? सेकंड ओवरटोन। ये हो गया थर्ड। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरटोन एंड हार्मोनिक्स, ओवरटोन एंड हार्मोनिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते। क्या बोल रहा है? show that only odd harmonics are present as overtones in vibration of air column for pipe close at one end। बस समझ में आ रही? pipe close at one end with a neat label diagram explain 3 lowest mode of vibration of air column for a pipe close at one end। मतलब देखो 3 एक्सपेरिमेंट आते, एक ओपन पाइप, एक क्लोज पाइप। क्लोज का मतलब ओपन, क्लोज एट वन एंड, दोनों एंड पे क्लोज हुआ तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, एंड एक पाइप ओपन एट बोथ एंड, और एक आता स्ट्रिंग का। तो यहां किसके बारे में पूछ रहा? पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप क्लोज एट वन एंड। तो इसका ना बेटा डिटेल में एक्सप्रेशन एकदम सिंपल में समझा देता, ध्यान से सुनो। सेपरेट स्लाइड पे चलते, यहां आ जाते। ओके, अच्छा देखो, मैं आपको 3 अलग अलग इसमें समझाता, लेकिन लिखते वक्त आपको पहले पेज पे ये लिखना पड़ेगा, दूसरे पेज पे ये,
एंड तीसरे पेज पे ये, ऐसा पैरेलल नहीं लिख सकते आप। ओके, समझने के लिए सिंपल समझा दे रहा मैं, आप ध्यान से सुनो। ये हो गया पाइप, कौन सा पाइप है? क्लोज पाइप। ये रहा पाइप, ये पाइप है क्लोज पाइप। ठीक है, तीनों में क्लोज पाइप कैसा है? सेम। बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनो। अच्छा, तीनों में लेंथ क्या है? एल। तीनों में पाइप की जो लेंथ है वो क्या है? एल। ध्यान से देखना, इसका एक एंड कैसा है? क्लोज। एक एंड कैसा है इसका? क्लोज है। ओके, ये एल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा हम फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड, हमें 3 मोड एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, बाद में कंक्लूजन लिख लेंगे। फर्स्ट मोड, ये क्या है? सेकेंड मोड। सेकेंड मोड, एंड फाइनली ये क्या है? थर्ड मोड। तो तुम्हारी पहली पेज पे हेडिंग क्या रहेगी? फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड ये वाली, ये डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट मोड में क्या रहेगा? क्लोज एंड पे हमेशा नोड रहता, सिंपल सी चीज है, अभी अभी बनाया था स्टेशनरी। और ओपन एंड पे क्या रहता है? एंटी नोड। तो ये डायग्राम बन जाएगी तुम्हारी, ये नोड एंड ये एंटी नोड। तो सेकंड मोड में क्या रहता है बेटा? एक लूप ऐड कर दो। समझ में आ रहा? ओपन एंड पे हमेशा क्या रहेगा? एंटी नोड, फिर ये नोड, ये एंटी नोड, फिर ये नोड। ठीक है, फिर और आगे वाले मोड में क्या करोगे तुम? और एक एक लूप ऐड कर देंगे सर। ये देखो ऐसा डायग्राम डायरेक्टली याद रखना है, काफी थियोरेटिकली बात कर रहे हैं हम, कोई कंसेप्ट लेना देना नहीं। ये नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड। ठीक है, तो बेटा तीनों में लेंथ कैसी है? सेम। तीनों में वेवलेंथ अलग, तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग, लेकिन स्पीड कैसे रहेगी? सेम। तो क्या बोलना है यहाँ पे? नोड का नंबर लिखो, एंटी नोड का। देखो नोड कितने हैं? नोड 1, एंटी नोड भी कितने हैं? 1। यहाँ बोलो नोड कितने हैं? जल्दी जल्दी बोलो, नोड कितने? 1, 2। और एंटी नोड कितने हैं? 2। यहाँ बोलो नोड कितने हैं? 3। एंटी नोड भी कितने हैं? 3। कभी कभी क्या करते हैं, इस पे एमसीक्यू बना लेते हैं, 50वां मोड होता तो कितने नोड, कितने एंटी नोड। आपको लगता है क्या वो डायग्राम ड्रॉ करके देखेगा? नहीं, लॉजिकली बताना होता है। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे क्या बोलते हैं? लेट n कॉमा लैम्बडा बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या ले ली हमने? n कॉमा लैम्बडा। यहाँ की क्या लेंगे? n1 कॉमा लैम्बडा 1 बी द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अच्छा, यहाँ चलते हैं। n2 कॉमा लैम्बडा 2 बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और क्या होगी? वेवलेंथ होगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी तो सब में सेम रहेगी, तो v इज इक्वल टू क्या रहता? n लैम्बडा। v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। यहाँ पे बोलो n1 इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा 1, v तो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n2 इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा 2। अब ना बेटा लेंथ को रिलेट करो वेवलेंथ के साथ। ये नोड है, एंटी नोड है, नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस कितना रहता है? लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4। तो यहाँ की जो लेंथ है वो क्या है? लैम्बडा बाय 4। यहाँ देखो लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, लेकिन वेवलेंथ कितना है? लैम्बडा 1। तो यहाँ की जो लेंथ है वो कितनी है? 3 लैम्बडा 1 बाय 4, 3 लैम्बडा 1 बाय 4। अच्छा, यहाँ पे लैम्बडा बाय 4, 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 तो 5 बार है। तो क्या है? यहाँ की जो लेंथ है वो 5 लैम्बडा 2 बाय 4, 5 लैम्बडा 2 बाय 4। तो इस हिसाब से यहाँ का लैम्बडा कितना हो गया? 4l। यहाँ का लैम्बडा कितना हो गया? 4l। लैम्बडा 1 कितना हो गया? 4l बाय 3। लैम्बडा 2 कितना हो गया? 4l बाय 5, 4l बाय 5। ठीक है ना, 4l बाय 5। ओके, अच्छा अब ये वैल्यू यहाँ चिपकाओ, क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू v बाय 4l, n इज इक्वल टू v बाय 4l। इसको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा? n1 इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा 1 की जगह 4l बाय 3,
तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3v/4l। अच्छा ये v/4l के जगह, v/4l के जगह इक्वेशन 1 बोल दो इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 से v/4l की जगह क्या रखेंगे n, तो n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n। तो उसको क्या बोला था तुमने, सॉरी n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n, क्या हो जाएगा 3n। तो उसको क्या बोला था तुमने फर्स्ट हार्मोनिक, तो 3 टाइम्स है ना, तो क्या बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, इसको क्या बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। पहली टोन सुनाई दी थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। यहां अगर आएंगे ये वैल्यू इधर चिपकाएंगे तो क्या हो जाएगा n2 इज इक्वल टू v/4l/5, 4l/5 हो जाएगा, 4l/5। तो n2 क्या हो जाएगा 5v/4l, तो इसके जगह क्या रखेंगे n, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n, n2 इज इक्वल टू 5n। तो क्या बोलेंगे इसको सेकेंड नहीं सॉरी थर्ड हार्मोनिक था, n का ट्रिपल थर्ड हार्मोनिक उसका 5 टाइम्स, तो क्या बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, क्या बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। समझ आ रहा है। तो अब ये प्रूफ हो गया है कि इसमें जो हार्मोनिक्स है, इसमें जो हार्मोनिक्स है कौन से है, n के बाद डायरेक्ट 3n है, फिर 5n है, फिर 7n है। तो क्या प्रूफ हो गया ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओके ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। सिर्फ कैसे हार्मोनिक्स है, ऑड हार्मोनिक्स है। समझ में आ गया। तो इस वजह से जो ओपन पाइप रहता उसके वजह से जो साउंड आता वो रफ रहता। अब फ्लूट देखेंगे हम, तो फ्लूट क्या है ओपन एट बोथ एंड, उसमें ना बेटा ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स रहते, तो उसका आवाज कैसा रहता मेलोडियस रहता, ज्यादा अच्छा रहता। समझ में आ गया। एक चीज याद रखो ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड, क्लोज एंड पे हमेशा नोड रहता, ठीक है। तो ये किसके वाइब्रेशन हो गए, ओपन पाइप की हो गई। अच्छा यहाँ चलते हैं, शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एंड बोथ एंड की बात हो रही। समझ में आ गया। तो इसमें ऑड हार्मोनिक्स भी रहते हैं, इवन हार्मोनिक्स भी रहते हैं। बहुत फटाफट आगे चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखो बेटा इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर से इसके कितने मोड रहेंगे, 3 मोड रहेंगे। जैसे अभी इसके लिए क्या था, लॉजिक एकदम सेम है, लॉजिक में 2 चीजें कॉमन है, ओपन एंड पे हमेशा क्या रहता एंटी नोड, क्लोज एंड पे नोड। तो ये कौन सा मोड, फर्स्ट मोड, ये सेकेंड मोड एंड देन ये थर्ड मोड, ठीक है। तीनों में पाइप की लेंथ कैसी रहती सेम, लेकिन अब जो पाइप यूज होगा वो पाइप कैसे होगा, ओपन फ्लूइड जैसा, ठीक है। ये देखो ओपन पाइप यूज कर रहे हैं हम, तीनों में लेंथ कैसी है बेटा सेम है, ओके। ये आ गया पाइप, तीनों में इसकी लेंथ कैसी है सेम, लेंथ सेम है। मोड हम बदलने वाले हैं बाय एडजस्टिंग लूप्स, ओके। पाइप की लेंथ कैसी है सेम। अच्छा तो सबसे पहला जो बेसिक मोड रहेगा ओपन एंड पे एंटी नोड रहेगा, एंटी नोड रहेगा। क्या एंटी नोड के बाद एंटी नोड हो सकता है, नहीं। तो डेफिनेटली बीच में एक नोड चाहिए। तो जो पैटर्न बनेगा कुछ ऐसे दिखेगा बेटा, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम का ये नोड हो गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरे मोड में यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, तो बीच में नोड लेके तो हो गया। तो और एक लूप बढ़ा लो, बीच में और एक लूप बढ़ा लो, तो ऐसे पैटर्न होगा बेटा ये, ठीक है। तो एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड देन एंटी नोड। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो एंटी नोड है, ये फिक्स है। पहले एंटी नोड नोड, बीच में एक लूप बढ़ा दिया, अब बीच में 2 लूप बढ़ा दो, तो 2 लूप बढ़ा देंगे, ये ऐसे 8 बना लेना ऐसे, ठीक है। ये ऐसे करके एंटी नोड के बाद नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, नोड और एंटी नोड का नंबर लिखेंगे। फटाफट बोलो, यहाँ पे नोड कितने हैं 1, एंटी नोड कितने हैं 2। तो यहाँ पे नोड कितने होंगे 2, एंटी नोड कितने होंगे 3। मैं बिना देखे लिख रहा हूँ, नोड एंटी नोड का नंबर 1 से ज्यादा है, जो मोड का नंबर वो नोड का नंबर, जो मोड का नंबर वो नोड का, एंटी नोड का 1 से ज्यादा। यहाँ पे नोड देखो कितने 2, एंटी नोड 3। यहाँ बोलो नोड 3 एंटी नोड 4। तुम प्रॉपर मेकअप करके लिखो, इन दिस मोड नोड इज 3, ऐसे करके प्रॉपर लिख लेना, ओके। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी n, वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ की फ्रीक्वेंसी n1, वेवलेंथ लैम्डा 1,
लेट लाइन डाल देना, लेट n1 कॉमा ऐसे करके। ओके, यहाँ की फ्रीक्वेंसी n2, वेवलेंथ λ2, ठीक है। अच्छा, क्या लिखेंगे भाई, n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। यहाँ क्या लिखेंगे, n1 इज इक्वल टू v बाय λ1। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम, प्रोग्रेसिव वेव में एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम सेम है तब तक वेलोसिटी सेम रहेगी। ओके, तो n2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, v बाय λ2, v बाय λ2। अच्छा, अब लेंथ को रिलेट करो वेवलेंथ के साथ, ये क्या है λ/4, ये क्या है λ/4, ये क्या है λ/4। बेटा λ/4, λ/4, λ/2, बात समझ आ रही, λ/2। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, λ/2, यहाँ पे λ/4, 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 4 λ/4, 4 λ/4। तो L इज इक्वल टू λ1, 4 λ/4, 4 4 कैंसल, λ/4 1 2 3 4 5 6, 6 λ/4 मतलब 3 λ/2, 3 λ/2। तो L इज इक्वल टू 3 λ2/2। तो यहां से हमें वेवलेंथ पता कर लेनी है। तो लैम्बडा कितना हो गया बेटा, लैम्बडा हो गया 2L, यहाँ पे λ1 हो गया 2L/2, 2L/2, यहाँ पे λ2 हो गया 2L/3। ये वैल्यू उठा के यहाँ चिपकाना है, ये वैल्यू उठा के यहाँ चिपकाना है, ये वैल्यू उठा के यहाँ चिपकाना है। बोलो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू v/2L, n इज इक्वल टू v/2L, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। बात समझ में आ रही, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। यहां चलते हैं बेटा, ये वैल्यू जैसे ही वहां रखोगे क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू v बाय λ1 की जगह 2L/2, ये 2 ऊपर ले जाओ, n1 इज इक्वल टू 2 बाय v/2L। तो प्रॉपर लिखना कि भाई इक्वेशन 1 से v/2L की जगह क्या रखेंगे, n। तो n1 इज इक्वल टू 2n। ये क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, उसका डबल है ना, तो ये क्या है, सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। यहां चलते, बोलो n2 इज इक्वल टू v बाय λ2 की जगह 2L/3। तो n2 इज इक्वल टू 3v/2L। बोलो v/2L की जगह क्या रखेंगे, n। तो n2 इज इक्वल टू 3n। अरे ये फंडामेंटल के तिप्पट हो गई, 3 टाइम्स, तो क्या बोलेंगे इसको, थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। तो बेटा n के बाद 2n आ रहा, 2n के बाद 3n आ रहा। तो क्या समझ में आ रहा कि अगर ओपन पाइप है तो n है, फिर 2n है, फिर 3n है, फिर 4n है, मतलब ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। तो ऑड भी है, इवन भी है, मतलब ऑल हार्मोनिक्स है, ऑल हार्मोनिक्स, ठीक है। ये 2 हो गए। ओके, तो ये रहा पाइप ओपन एट बोथ एंड। क्लोज पाइप मतलब क्लोज एट वन एंड, ओपन पाइप मतलब ओपन एट बोथ एंड, ठीक है, दोनों मोड हो गई। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, ये भी काफी फेमस न्यूमेरिकल है, ओपन पाइप का भी आ सकता, क्लोज पाइप का भी आ सकता है। एग्जांपल बता देता, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन फॉर अ पाइप 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर, ओपन एट बोथ एंड। अगर रेडियस देता है तो एंड करेक्शन ऐड करना पड़ेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड जाएगा नहीं वो, लेकिन देता है तो एंड करेक्शन ऐड करना पड़ेगा। एंड करेक्शन कितना होता है, 0.3d, 0.3d। अच्छा हटा दो उसको, टेंशन मत लो, एंड करेक्शन वाला करो ही मत। ओके, अपने अपने लेवल के हिसाब से करो, जो हायर लेवल है तुम्हारा। ओके, लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। ओके, और स्पीड कितनी दी है, स्पीड दी है 330 मीटर पर सेकंड। तो 25 सेंटीमीटर मतलब 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो कौन सा पाइप है ये, ओपन। कौन सा पाइप है, ओपन। ओपन के फ्रीक्वेंसीज कौन से रहते, पहले रफ में लिख लेना। ओपन में अच्छा आवाज आता मतलब n, 2n, 3n ये सब रहते। तो पहले बताना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है स्मॉल एन, स्मॉल एन। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू v/2L। सही है कि नहीं, n इज इक्वल टू v/2L। यहां देखो ओपन के लिए
ओपन के लिए V/2L, क्लोज होता तो V/4L, V/4L, लेकिन ओपन के लिए पूछा है तो V/2L आ गया। V कितना है 330 डिवाइडेड बाय 2, लेंथ कितना है 25 इंटू 10⁻⁻², ये -2 पर जाके +2, तो 330 इंटू ये 100, -2 पर जाके +2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25, 25 4 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, मतलब कितना हो जाएगा 660 हर्ट्ज। ओके, तो ये कौन सा पाइप है सर, ये ओपन पाइप है, ओपन पाइप। ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसीज कैसे रहती, n, 2n, 3n, 4n ऐसे करके। तो सर n तो आ गया, n कितना है 660 हर्ट्ज, मतलब ये पहला काम हो गया अपना, कौन सा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन। ये फर्स्ट ओवरटोन है, तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2n, फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2n। और क्या है सेकेंड ओवरटोन, बेटा सेकेंड ओवरटोन मतलब 3n, तो 2 का 2, n कितना है 660, तो ये 1320 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, उसका डबल। अच्छा 3n, तो 3 इंटू 660, 3 0 0 7 3 18 1 7 3 18 19 1980 हर्ट्ज, 1320 1980 660, 1320 1980, समझ आ रहा है। और 660 उसकी क्या हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस पे कुछ भी सवाल बन के आ जाता है, समझ में आ रहा है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछना है तो नीट वाले सवाल देंगे, ओपन पाइप को क्लोज से रिलेट करने के, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल कुछ भी आने तो सॉल्व करने आना चाहिए। ये आ गया, किसका है ये देखो, ये सवाल देखो किसका है, स्ट्रेच स्प्रिंग का। किसका है, स्ट्रेच स्प्रिंग। सुस्ती आ रही तो बाहर जाओ भाई, कोई टेंशन नहीं है। ओके, स्ट्रेच स्प्रिंग का है, स्ट्रेच स्प्रिंग का। तो स्ट्रेच स्प्रिंग में सभी हार्मोनिक्स रहते हैं, ऑड भी और इवन भी। एक मोड हमने किसका देख लिया, देखो पाइप ओपन एट बोथ एंड। एक मोड हमने किसका देख लिया, पाइप क्लोज एट वन एंड या ओपन एट वन एंड। ओके, अब बचा कौन, रस्सी। तो तीनों में से एक तो फिक्स आना है बेटा, हर साल आता है, तो इसको समझ लेते हैं। ओके, एक दो बस दो प्रॉब्लम है, ये एक्सपेरिमेंट अगर हो गया तो खत्म ही है टॉपिक। ओके, ध्यान से सुनो। तो अब रस्सी का कर लेते हैं, रस्सी को 3 मोड में वाइब्रेट करवाएंगे। ओके, लिखते वक्त ये पहला पेज होगा आपका, ये दूसरा पेज एंड ये तीसरा पेज। अब क्या करेंगे हम, 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में रस्सी लेंगे, ये देखो इस तरह से। ओके, ये रस्सी रहेगी तुम्हारी, ठीक है, सेम लेंथ नहीं बदलेगी रस्सी की। ओके, हर मोड में रस्सी की लेंथ कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ध्यान से सुनना। तो 3 मोड एक्सप्लेन करना है। तो रस्सी कैसे होती है, रस्सी होती है ओपन पाइप की तरह, ओपन एट बोथ हैं, ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स रहते हैं। तो ये फर्स्ट मोड है, फर्स्ट मोड, ये सेकेंड मोड एंड ये थर्ड मोड। तीनों के आंसर का पैटर्न हम सेम रखते हैं। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, इसको यहाँ पे ये बंद है, इसको बीच में ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, प्लग करेंगे सेंटर में, तो ऐसे एक लूप में वाइब्रेट करेगा ये। बात समझ आ रही। तो इसकी लेंथ क्या हो गई रस्सी की, L, रस्सी की लेंथ हो गई L। यहाँ पे रस्सी की लेंथ L है, लेकिन क्या करेंगे, इसको यहाँ बीच में पकड़ेंगे और 2 जगह मारेंगे, 2 जगह मारेंगे तो 2 लूप बन जाएंगे ऐसे। समझ आ रहा है, इस तरह से हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 3 अलग अलग जगह पकड़ेंगे और 3 जगह मारेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 लूप बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो रस्सी की लेंथ फिर क्या रहेगी, L ही रहेगी। तो स्केल से प्रॉपर रस्सी की लेंथ सेम रख लेना। ओके, पता लगा, यहाँ बड़ी डायग्राम छोटी बोल रहे हो, रस्सी की लेंथ सेम है, लेकिन दिख रही है एक बाप एक बेटी दूसरी माँ, ऐसे मत करो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये क्या है, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड। डायग्राम जितनी बड़ी बनाओगे उतना अच्छा है। ओके, ये नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, ये नोड, यहाँ पे नोड एंटी नोड, ये भी नोड। सबसे पहले क्या करते हैं, नोड और एंटी नोड का नंबर लिखते हैं। बोलो नोड कितने हैं यहाँ पे, 2, एंटी नोड कितने हैं, 1, ठीक है। तो यहाँ पे नोड कितने हैं, 3, लग रहा दिमाग में। और यहाँ पे एंटी नोड कितने हैं, 2, जो नंबर है वो एंटी नोड है, 1 में जो नंबर है वो नोड था। ओके, तो यहाँ पे नोड कितने होंगे, 4, और एंटी नोड 3, ठीक है ना। अच्छा, अब let n comma lambda be the frequency and wavelength, let n1 comma lambda 1 be the frequency and wavelength, let n2 comma lambda 2 be the frequency and wavelength। अच्छा, अब क्या करेंगे, n is equal to v by lambda,
प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी रहती, जब तक मीडियम नहीं बदलता वेलोसिटी नहीं बदलती। n1 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा 1, n2 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा 2। अब लेंथ को रिलेट करेंगे, लेंथ को रिलेट करेंगे वेवलेंथ के साथ। क्या ये आधा लूप है? यस, मतलब लैम्डा बाय 2, तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l आ गया। यहाँ बोलो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, तो यहाँ की जो लेंथ है 2 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, ऐसे लैम्डा 1 ही आएगा लेकिन हमारे यूज का है 2 लैम्डा 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l बाय 2, 2l बाय 2। यहाँ पे लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, तो बेटा यहाँ पे जो लेंथ है वो है 3 लैम्डा 2 बाय 2, तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा 2l बाय 3, 2l बाय 3। अब सेम लॉजिक इसमें ये चिपकाओ, ये वैल्यू यहाँ चिपकाओ, ये वैल्यू यहाँ चिपकाओ, 90% काम हो गया अपना। बोलो क्या हो जाएगा फिर? देखो इधर से करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई n इज इक्वल टू v बाय 2l। अगर आपको याद है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। T is tension in the string, m is linear mass density, m is linear mass density। ये यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा n is equal to 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। t मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, m मतलब linear mass density। NCERT में म्यू लिखा था लेकिन बोर्ड में m लिखा है तो m के हिसाब से जाना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ देखो बेटा, आप ये वैल्यू रखने के बाद क्या दिखेगा n1 इज इक्वल टू v के जगह रखेंगे अंडर रूट ऑफ t बाय m। t बोले तो टेंशन, छोटा m बोले तो लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 की जगह क्या रखा 2l बाय 2। तो बेटा n1 को हम ले लेते 2 बाहर, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। बोलो t मतलब m मतलब लीनियर मास डेंसिटी, वहां से इसके जगह n रखेंगे तो n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n। क्या होता है रही है सर? ये तो सेकंड हार्मोनिक लग रहा है या फिर फर्स्ट ओवरटोन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या करेंगे, ये वैल्यू ऊपर रखेंगे तो n2, v के जगह क्या रखेंगे अंडर रूट ऑफ t बाय m, और लैम्डा 2 की जगह 2l बाय 3, 3 ऊपर जाएंगे, n2 इज इक्वल टू 3 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। इसके जगह क्या रखेंगे n, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n। क्या बोलेंगे इसको? थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि रस्सी में भी ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स रहते, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल बनता बेटा, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब ये झूठ मूठ के लॉज बोलते हैं इसको, ये भी सवाल आ चुका है 3 मार्क के लिए। तो कहाँ से बनते हैं ये? n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। यहाँ पे 3 लॉ बनते। पहला लॉ, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ। तो क्या बोलना है इसमें? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड टेंशन एंड मास आर कांस्टेंट, टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी आर कांस्टेंट। इसको स्टेटमेंट में लिखना है, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लेंथ। दूसरा लॉ रहता बेटा, जैसे लेंथ का लॉ है, इसे क्या होगा? लॉ ऑफ टेंशन। बात समझ आ रही? लॉ ऑफ टेंशन क्या बोलेंगे? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइडेड लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी आर कांस्टेंट। ऐसे ही तीसरा लॉ बनता है, इसको बोलते हैं नंबर 3, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। ओके, तो लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी क्या रहता? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी प्रोवाइडेड दैट लेंथ एंड टेंशन आर कांस्टेंट। तो सिंपली एक फॉर्मूला को मेकअप में सिस्टमैटिक बिठा के आप 3 मार्क ले सकते हैं। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो कहां से बने? ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से। तो ये 3 मार्क का क्लियर होगा, वो भी 3 मार्क का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, ये सवाल पूछा गया है और उस साल ये सवाल किसी को नहीं आया था। सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर
सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट मैंने आपको सिखाया है, लेकिन सोनोमीटर वर्ड भूल के तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक वायर है जिसका लेंथ इतना है, वेट कितना है, स्ट्रेच, टेंशन कितना है, 5 किलोग्राम का। 5 किलोग्राम मतलब 5G का, मतलब 5 इंटू 9.8 का, मतलब कितना, 49 न्यूटन का, 49 न्यूटन का। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है कितनी है, 100 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। तो हमसे पूछा है लीनियर मास डेंसिटी बताओ, मतलब स्मॉल m पूछ लिया। समझ आ गया कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T/m। तो n कितना है रे सर, n है 100 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 अंडर रूट ऑफ टेंशन कितना है 49 और स्मॉल m हमें पता करना है। तो बेटा ये यहीं पे नहीं पड़ गया, 0.5 मतलब 1/2, तो ये 100 का 100 इज इक्वल टू 49 का रूट 7 बाय रूट m। रूट m इधर ले लो, 100 उधर गया तो 10⁻²। तो बेटा रूट m हो जाएगा 7 इंटू 10⁻²। क्या आपको रूट m चाहिए? नहीं, हमें तो m चाहिए। दोनों साइड का स्क्वायर करो तो ये m हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 10⁻⁴। लेकिन आंसर यहाँ तक मत छोड़ देना, एक पॉइंट इधर ले लेना। लोग बहुत इंटरनेशनल होते हैं पेपर चेक करने वाले, 10⁻³ हो जाएगा, एक जीरो यूज कर लिया। लीनियर मास डेंसिटी हो मास बाय लेंथ, तो किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर। ओके, ये देखो द वेवलेंथ, ये जो सवाल है ना, ये सवाल हर साल रहता है एग्जाम में, हर साल रहता है। अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिस पेपर में ये एग्जाम, ये न्यूमेरिकल नहीं रहता। ओके, 3 या 4 मार्क के लिए। हमारे पास एक फिनोमेनन रहता है जिसको बोलते हैं बीट्स। बीट्स मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, मतलब एक 5 हर्ट्ज है, एक 3 हर्ट्ज है, तो बीट्स कितने आते हैं, 2। कितने आते हैं, 2। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। जरा ध्यान से सुनो, द वेवलेंथ ऑफ 2 नोट्स, इतना और इतना, मतलब एक वेवलेंथ है 70/153 मीटर और दूसरी वेवलेंथ है 70/157 मीटर। ध्यान से सुनो, ईच ऑफ दीज नोट्स गिव्स 8 बीट पर सेकंड विथ अ ट्यूनिंग फोर्क। तो हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क के साथ ये दोनों क्या करते, 8 बीट देते, 8 बीट देते। तो इतना तो आपको समझ आना चाहिए कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इसके बीच में है। समझ आ गया? तो एक नोट है हमारे पास, नोट नंबर 1 जिसकी फ्रीक्वेंसी है n1। एक हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम ले लेते n3, और हमारे पास एक नोट है, नोट नंबर 2 जिसकी फ्रीक्वेंसी हम ले लेते n2। तो बेटा ये दोनों ना इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ 8 बीट देते, मतलब ट्यूनिंग फोर्क दोनों के बीच में आता। कैसे सर? देखो, एक होगा 10, एक होगा 18 और एक होगा 24। 10, 18, 24, तो 10 और 18 बजाओ, 18 माइनस 10 कितने आते हैं, 8। 18 और 24 बजाओ, 24 और 18 कितने आते हैं, 8। तो जो बीच वाला है उसके साथ दोनों क्या दे सकते, 8 बीट दे सकते। तो इतने लाइन से समझ आना चाहिए कि ट्यूनिंग फोर्क दोनों के बीच में है। ओके, आप डिसाइड करो n1 ज्यादा के n2 ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। यहां देख के बताओ, λ1 ज्यादा के λ2 ज्यादा। सर यहाँ पे 153 है, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा मतलब आंसर बड़ा, मतलब λ1 इज ग्रेटर देन λ2। तो λ1 बड़ा तो n2 बड़ा। बात समझ में आती? n2 बड़ा तो n2 बड़ा n1 से, तो n2 बड़ा n1 से, तो n2 सबसे बड़ा, उसके बाद n3, उसके बाद n1। समझ में आ रहा? n2 कौन है, n3 कौन है, ट्यूनिंग फोर्क। अब ना बेटा ये n2 और n1 दोनों 8 बीट देते, किसके साथ, ट्यूनिंग फोर्क के साथ। ट्यूनिंग फोर्क मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी माइनस कम फ्रीक्वेंसी। तो मैं ऐसे लिख सकता n2 माइनस ट्यूनिंग फोर्क बराबर 8 एंड ट्यूनिंग फोर्क माइनस n1 बराबर 8। मतलब एक नोट है 24 की, एक है 10 की, ट्यूनिंग फोर्क है 18 का। तो 24 माइनस 18 8, 18 माइनस 10 बराबर 8। ठीक है, अच्छा तो क्या करो, सबसे पहले इसको ऐड कर लो, ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये और ये कैंसिल,
तो क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 बरोबर 16। तो n2 के जगह क्या लिखेंगे v बाय लैम्बडा 2, n1 के जगह v बाय लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 16। सर ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई, आप n1 लैम्बडा 1 बोल रहे, v तो बदल रही नहीं। बेटा प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी एक मीडियम में कभी नहीं चेंज होती। तो v बाय लैम्बडा 1 v बाय लैम्बडा 2, v बाय लैम्बडा 2 माइनस v बाय लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 16। तो इससे क्या कॉमन निकलता, v, अंदर क्या बचता 1 बाय लैम्बडा 2 माइनस 1 बाय लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 16। तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 है हमारे पास, लैम्बडा 1 70 बाय 153। तो ये v का v ये क्या है 1 बाय 70 बाय 153 माइनस 1 बाय 70 बाय लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 क्या है 70 बाय 153। तो गलती कर रहे हैं फिर हम, लैम्बडा 1 70 बाय 153, 70 बाय 157। एक मिनट रुको, लैम्बडा 1 ज्यादा, बिल्कुल सही, लैम्बडा 1 ज्यादा, तो n2 ज्यादा, n2 ज्यादा, तो n2 ज्यादा तो n3 बीच में आ गया, तो n2 माइनस n3, n3 माइनस n1 सही है, n2 माइनस n1। तो पहले लैम्बडा 2 रखना है ना, v बाय लैम्बडा 2, v बाय लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 2 कितना है 70 बाय 157, 70 बाय 157, 70 बाय 157 एंड 70 बाय 153 इज इक्वल टू 16। इसको ऊपर ले जाओ, v क्या हो जाएगा 157 बाय 70 माइनस 153 बाय 70 इज इक्वल टू 16। तो v का v बेटा बेस सेम है, 70 ऊपर 157 माइनस 153 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 16, 4 4 जा 16, तो 70 उधर चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू 70 इंटू 4, सही ना, तो 7 4 जा 28, तो v हो जाएगा 280 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मार्क गिर गए यहाँ तक, v इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछा है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, एक काम करते हैं, क्या करते हैं हम, सुनो, v या v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1 कर लेंगे, तो v कितना है 280 इज इक्वल टू n1 पता कर लेंगे, लैम्बडा 1 कितना है 70 बाय 153, तो 0 कैंसल, 7 4 जा 28, इसको इधर ले लो, n1 इज इक्वल टू 4 इंटू 153, 4 3 जा 12, 1 5 4 जा 20, 1 4 1 जा 1 6, तो n1 कितना आ गया 612 हर्ट्ज। लेकिन बेटा n1 नहीं पूछा हमसे, ट्यूनिंग फोर्क पूछा, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी n3 है, तो बेटा n3 का n1 के साथ रिलेशन, n3 माइनस n1 इज इक्वल टू 8, n3 माइनस n1 इज इक्वल टू 8, तो n3 माइनस 612 इज इक्वल टू 8, तो n3 विल बी 620 हर्ट्ज, 620 हर्ट्ज, तो n3 विल बी 620 हर्ट्ज। एज इट इज सवाल आएगा, एज इट इज, बस वैल्यूज चेंज होंगे यहाँ पे, 70 बाय ऐसे कुछ होगा, 50 बाय 50 का भी सवाल काफी फेमस है, 50 बाय 179 या ऐसे कुछ करके, समझ में आया। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है डिसाइड कर लो, ये अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आंसर गलत होगा ही नहीं आपका, ये एक बार डिसाइड हो गया तो ये माइनस ये बराबर 4, ये माइनस ये बराबर 4, जो भी बीट फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, इसके हिसाब से। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, लास्ट न्यूमेरिकल है अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो ट्यूनिंग फोर्क असेंडिंग ऑर्डर में रखे रहते या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे रहते हैं, इसमें 3 चीजें समझ आनी चाहिए। एक, ऑक्टेव का मतलब डबल फ्रीक्वेंसी, याद आ रहा है, पढ़ाया था मैंने नीट में, ऑक्टेव का मतलब डबल फ्रीक्वेंसी। अगर ट्यूनिंग फोर्क ऐसे रखें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू n1 प्लस p माइनस 1 इंटू nb। पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, बीट फ्रीक्वेंसी। अगर ट्यूनिंग फोर्क डिसेंडिंग में रखे, मतलब पहले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, दूसरे की कम, तीसरे की कम, और ऐसे कम होते जा रही, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू n1 प्लस के जगह माइनस p माइनस 1 इंटू nb। इसको बोलते असेंडिंग ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर, असेंडिंग। किसकी ऑर्डर असेंडिंग है, फ्रीक्वेंसी की। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस पे भी एक बार सवाल आ चुका है तो हमने ले लिया। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 8 ट्यूनिंग फोर्क, मतलब P कितना हो गया 8,
8 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग वाला फॉर्मूला यूज होगा, और फ्रीक्वेंसी इन सीरीज, ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितना है 4 बीट्स पर सेकंड। द एडजेसेंट वन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क, लास्ट मतलब 8 रखिए ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस, ट्वाइस की जगह ऑक्टेव यूज करता तो सही होता, ऑक्टेव मतलब डबल, 8 टाइम्स करके आते हो तुम, ऑक्टेव मतलब डबल, फ्रीक्वेंसी लिए ऑक्टेव का मतलब डबल, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब N1 बताना है और N8 बताना है, N1 और N8 बताना है, ठीक है भाई। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए NP इज इक्वल टू N1 प्लस P माइनस 1 इंटू NB, तो N8 का फॉर्मूला लिख लेता मैं, तो N8 इज इक्वल टू N1, अच्छा अगर डिसेंडिंग होता तो यहाँ माइनस आता, प्लस P के जगह P 8 माइनस 1, NB कितना है 4, तो N8 के जगह क्या रख सकता मैं 2N1, तो क्या 2N1 इज इक्वल टू N1 प्लस 7 इंटू 4, तो 2N1 माइनस N1 इज इक्वल टू 28, तो बेटा N1 आ गया 28 हर्ट्ज, N1 कितना आ गया 28 हर्ट्ज, तो N1 28 से आ गया। अब N8 इज इक्वल टू ट्वाइस द N1, तो 2 इंटू 28, 28 दूनी 56, तो 56 हर्ट्ज, 28 हर्ट्ज और 56 हर्ट्ज, खत्म है, ठीक है, तो टॉपिक खत्म हो गया। ओके, इसको कैमरा बंद करें तो फिर